अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर से डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर भी 2 है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टम क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ये कैसे हमारे काम आता है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंशाल्लाह हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट हमारे जहन में ये बात आती है कि ये जो सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है। तो देखिए, जैसे आम ज़िंदगी में अगर हमें किसी पॉइंट की किसी जगह की लोकेशन बतानी हो तो उसके लिए हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें किसी वेक्टर को डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए भी हमें एक रेफरेंस सिस्टम की ज़रूरत है। वो जो रेफरेंस सिस्टम है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन ये उस साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अब स्टार्ट कर लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन से। टू परपेंडिकुलर लाइंस, कहीं पर नॉर्मल भी लिखा होता है फिज़िक्स के अंदर। अगर हमने किसी लाइन को दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर शो करना हो तो उसके लिए हम नॉर्मल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर फॉर्म अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सिंपल है। हमारे पास दो लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये बन गया एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। बच्चों आप देखें, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आम प्रैक्टिस में हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इस नोटेशन को। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड वाला जो एक्स एक्सिस है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहेंगे, लेफ्ट साइड वाला जो एक्स एक्सिस है इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहेंगे, अपवर्ड जो वाई एक्सिस है इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहेंगे और जो डाउनवर्ड वाई एक्सिस है इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। अब यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर हम ये जो दो लाइंस यूज़ कर रहे हैं, इन लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। अब चूंकि ये दो लाइंस हमें यहाँ पर ज़रूरत है किसी भी पॉइंट को या किसी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशन, ठीक है, या टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका एक और नाम भी है, इसको हम प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये जगह जो है अब ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं यहाँ पर कोई फ़र्ज़ी पॉइंट ले लेता हूँ जी, पी। अब अगर मुझे इस पॉइंट पी तक पहुँचना है इस एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कुछ यूनिट मूव करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में और फिर कुछ यूनिट मुझे मूव करना पड़ेगा वाई एक्सिस में। अब जितने यूनिट्स मैंने एक्स एक्सिस में मूव किया, ये जितने यूनिट्स मैंने एक्स एक्सिस में लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और इसको यहाँ पर मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जितने यूनिट मुझे वाई एक्सिस में चाहिए इस पॉइंट तक जाने के लिए, उसे मैं कहूँगा वाई कोऑर्डिनेट और इसको यहाँ पर मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन कोऑर्डिनेट्स को लिखने का तरीका ये होता है कि इस पॉइंट के साथ ब्रैकेट में हम यूँ करके लिख देंगे ए एंड बी। अब देखिए, ये सारा काम हम बहुत ही सिंपल कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर सिंपली एक वेक्टर ड्रॉ कर लें, एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पे है और उसका हेड इस पॉइंट पे है। अब ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हमने बनाए हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन रखता है। और इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर एंगल बनाऊंगा, एंगल थीटा। ये एंगल थीटा जो है ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेक्टर को बनाने वाली जो लाइन है उसके दरमियान लिया है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब देखें, अगर मुझे इस प्लेन के अंदर इस वेक्टर को रोटेट करना हो तो मुझे सिर्फ एक ही एंगल की ज़रूरत है, एक ही एंगल से काम चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो MCQs आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि टू डायमेंशन के अंदर आपको कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए और कितने एंगल्स चाहिए, ठीक हो गया। अब ज़रा इस दूसरी एग्जांपल में मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए हैं क्योंकि नंबर्स के साथ समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखें, अगर मुझे इस पॉइंट पी तक जाना है तो मुझे कितने यूनिट चाहिए एक्स एक्सिस में, 1 2 3 4। तो 4 यूनिट मुझे चाहिए एक्स में,
ठीक है। ये जो 4 यूनिट हैं ये ही मेरा x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 4 के। इस तरह से मुझे y एक्सिस में कितने यूनिट्स चाहिए, मुझे y एक्सिस में 3 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 है। अब यहाँ पर a b लिखने की बजाय मैं सिंपली लिख सकता हूँ 4 × 3। और जैसे पीछे मैंने कहा कि ये सारा काम सिंप्लीफाई हो सकता है अगर मैं यहाँ पर इस प्लेन के अंदर एक वेक्टर बनाऊं जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक हो। अब ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर के अंदर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। बजाय अलग अलग हम एक ही वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इसे कहते हैं वेक्टर इन 2D, इसे कहते हैं वेक्टर इन 2D, या इसका हम एक और नाम भी रख सकते हैं वेक्टर इन प्लेन, ठीक है जी। चूंकि 2 डायमेंशन जो होता है उसको हम प्लेन भी बोलते हैं, लिहाजा हम इसको वेक्टर इन 2D या वेक्टर इन प्लेन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम एंगल भी बना लेते हैं थीटा। ये जो एंगल है, जैसे मैंने पीछे बताया कि पॉजिटिव x एक्सिस और वेक्टर को बनाने वाली जो ये लाइन है मैंने इसके दरमियान लिया है, और ये एंगल हमें डायरेक्शन बताता है वेक्टर की। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इस वेक्टर को रोटेट करते हैं, डायरेक्शन का मतलब भी रोटेशन ही, अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो जाएगी। तो ये जो रोटेशन है या डायरेक्शन में तब्दीली है, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एंगल चाहिए थीटा। और 2 डायमेंशन में आप एक ही एंगल से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट या वेक्टर की रोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम 2 से मूव करेंगे 3 में, यानी कि हमारे पास पीछे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, अगर हम उसके अंदर एक तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐड कर दें तो वो बन जाता है वेक्टर इन 3 डायमेंशन या वेक्टर इन स्पेस या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सिंपली उसको स्पेस भी कहते हैं। आगे चल के देखते हैं कि स्पेस से क्या मुराद है, 3D से क्या मुराद है, और यहाँ पर तो एक प्लेन बन रहा था, वहाँ पर कितने प्लेन बनते हैं स्पेस के अंदर, ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। तो मूव करते हैं जी वेक्टर इन 3D या वेक्टर इन स्पेस। ये बच्चों, तो 2 एक्सिस तो हमारे पास पहले से मौजूद थे, x एक्सिस और y एक्सिस। अगर मैं ऐसा करूं कि एक तीसरा एक्सिस जो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, ये 2 तो पहले मौजूद थे, एक तीसरा एक्सिस। अब ये जो तीसरा एक्सिस मैंने ऐड करना है, जैसा कि पहले हमने कहा कि ये दोनों एक्सिस जो थे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो तीसरा एक्सिस आपने ऐड करना है, जो तीसरी लाइन आपने ऐड करनी है, वो पहले वाले दोनों के नॉर्मल या परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखें, ये पहले से एक प्लेन हमारे पास मौजूद था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल अगर मैं एक और एक्सिस बना लूँ तो ये बन जाएगा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या ये स्पेस का, इसको हम स्पेस भी बुलाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप गौर कीजिए, अब यहाँ पर इस तरह से मैं बना तो नहीं सकता बोर्ड के ऊपर, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया है। अब मैंने इसका नाम रख दिया है x, इसका नाम रख दिया है मैंने y, और इसका नाम मैंने रख दिया है जी z। क्लियर हो गया? तो इसे कहते हैं, अब तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। एक्चुअली तो डायरेक्शन ये बनती है ना, ये वाली, ठीक है। तो x, y और z तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब उसी तरह से आप एक पॉइंट P यहाँ पर बना लीजिए, और इस पॉइंट P तक पहुँचने के लिए, अब ये ऐसे है पॉइंट स्पेस में, ये स्पेस है, इस तरह से ये पॉइंट है, यूं करके ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, पॉइंट बनाने से पहले यहाँ पर ज़रा हम प्लेन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने प्लेन बन रहे हैं। अब देखें, हमारे पास एक तो ये y और z, ये बन गया YZ प्लेन, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास YZ प्लेन, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो वेक्टर है वो एक्चुअली हमारी जो लाइन है तीसरी, वो एक्चुअली इस तरह से है। अब देखिए, ये x है और ये z है, तो ये क्या बन गया, ये वाला बन गया मेरे पास XZ प्लेन, ठीक है। सो ये वाला मेरे पास है जी XZ प्लेन। इसी तरह से ये देखें, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, तो एक प्लेन मेरे पास ये बन रहा है। ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। अब ये आपका XY प्लेन है, ये आपका YZ प्लेन है, और ये आपका x और z प्लेन है। तो स्पेस के अंदर 3 प्लेन्स हैं, और तीनों प्लेन्स जो हैं वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मुझे स्पेस में कोई पॉइंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे x एक्सिस में कुछ यूनिट्स चाहिए, फिर कुछ यूनिट्स मुझे y एक्सिस में, इसलिए मैं y एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूँ, और कुछ यूनिट्स मुझे चाहिए z एक्सिस में, ठीक है जी। तो ये जो x एक्सिस में जितने यूनिट्स मैंने लिए, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, जितना यूनिट मैंने y एक्सिस में मूव किया ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, और जितना यूनिट मैंने z एक्सिस में मूव किया ये मेरा z कोऑर्डिनेट है, और z को मैं यहाँ पर z कोऑर्डिनेट को c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कैसे लिखूँगा मैं इसको, a
बी और सी। लेकिन ये सारा काम हम एक वेक्टर से ले सकते हैं। अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक वेक्टर बना दें तो ये वेक्टर जो है ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की इंफॉर्मेशन रखता है। अब ज़्यादा क्लियर इसको समझने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने एंगल्स का जिक्र नहीं किया, तो ज़्यादा क्लियर समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स बनाए हैं, क्योंकि नंबर्स अगर सामने हो तो समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए जी, इस पॉइंट तक जाने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ यूनिट चाहिए एक्स एक्सिस में। लेट्स सपोज कि 3 यूनिट्स जो हैं ये एक्स एक्सिस में लिए मैंने, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। इसी तरह से y एक्सिस पे मुझे कुछ यूनिट्स चाहिए, तो देखिए मैंने 6 तक मूव किया है, तो y कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है। इसी तरह से मुझे कुछ यूनिट्स चाहिए z एक्सिस में ऐसे जाने के लिए, तो जितने यूनिट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं वो कितने हैं जी, देखें 5 हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, 3 6 × 5। और अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना दूँ तो ये वेक्टर जो है अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन रखता है। अब आ जाती है बात एंगल्स की, तो हमें यहाँ पर कितने एंगल्स चाहिए, ठीक है। प्लेन के अंदर या 2 डायमेंशन के अंदर तो हमने कहा कि जस्ट एक ही हमें एंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखें, अब ये मेरा तीसरा एक्सिस है जी, ये मेरा एक्स है, गौर करें जी, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जी है, ठीक है। अब देखें, अगर तो वाई जी प्लेन के अंदर मैंने अपने वेक्टर को रोटेट करना है तो मुझे एक एंगल वहाँ पे चाहिए। इसी तरह से अगर मैंने, क्योंकि ये वाला प्लेन जो है ये मेरा एक्स जी प्लेन है, अगर एक्स जी प्लेन के अंदर मैंने वेक्टर को रोटेट करवाना है यूं करके तो मुझे एक एंगल चाहिए। इसी तरह से ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन है, अगर मैंने इस प्लेन के अंदर अपने वेक्टर को रोटेट करना है तो मुझे यहाँ पर भी एक एंगल चाहिए। सो 3 डायमेंशन के अंदर मुझे कितने एंगल्स चाहिए, मुझे 3 एंगल्स चाहिए। ये देखें जी, एक्स एक्सिस के साथ जो है इसको हम अल्फ़ा कह देते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो है इसको हम बीटा कह देते हैं, और जी एक्सिस के साथ जो है वो उसको हम गैमा कह देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वेक्टर इन 2D और वेक्टर इन 3D क्या फ़र्क है, या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क है। तो फ़र्क इसका है कोऑर्डिनेट एक्सिस का और एंगल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी समरी लिख देता हूँ जी, कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और उसके नीचे मैं लिखता हूँ एंगल्स, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 2 डायमेंशन, और यहाँ पर लिखता हूँ जी मैं 3 डायमेंशन, ठीक है। ये जो समरी है ये आपको याद रहेगी और यहाँ से MCQs बन सकते हैं। 2 डायमेंशन के अंदर मुझे कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए 2, और एंगल्स कितने चाहिए जस्ट 1, और 3 डायमेंशन में मुझे कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए 3, और एंगल्स भी मुझे कितने चाहिए 3। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्टार्ट से, कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसको डिफाइन करें। तो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, एक बात रह गई है, और वो क्या थी, वो ये थी कि इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं, इसका नाम हमने रेक्टेंगुलर क्यों रखा। आपने देखा कि ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के नॉर्मल हैं, चाहे ये 2 लाइनें हैं या 3 लाइनें हैं, ठीक है। अगर ये 3 लाइनें भी हैं तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर भी 2 साइड्स जो होती हैं उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, वो परपेंडिकुलर होती हैं। सो आई होप कि ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम अब आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, वेक्टर को डिस्क्राइब करना भी उसके अंदर आपको आ जाएगा। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगे इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।